अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का टेस्ट 10 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है और बहुत ही लिमिटेड सा टाइम बचा है। एमडी कैट में इस साल जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं, तो ये इस वीडियो खास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके साथ वो तमाम ज़रूरी हिदायत शेयर कर दी जाएंगी जिनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये वो टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप एमडी कैट वाले दिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस ये कि आप एमडी कैट वाले दिन जो 3.5 घंटे की आपने फाइट करनी है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकली क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो इन सब के हवाले से एक लंबी लिस्ट है उन तमाम इंस्ट्रक्शंस की, उन तमाम पॉइंट्स की जो कि आपने एंडिंग डेज में और एमडी कैट वाले दिन जो है वो जिनका खास तौर पर ख्याल रखना है। तो अब एमडी कैट से जो प्रीवियस डे है उससे लेकर ऑनवर्ड्स आपने एमडी कैट वाले दिन क्या करना है और एमडी कैट के बाद तक क्या होगा, तो इन सब की इंस्ट्रक्शंस आज की वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। और ये वीडियो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के साथ आप लोग लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस साल एमडी कैट देने जा रहे हैं, क्योंकि किसी एक सिंगल पॉइंट की भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसको आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है। वैसे तो तमाम के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, वैल्यूबल हैं। तो एमडी कैट के हवाले से जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि अब तक आपकी एमडी कैट की जितनी भी तैयारी हो चुकी है, बस अब आप इस पर खुश हो जाएं और हरगिज़ आपने सोच कर परेशान नहीं होना कि जी कितनी तैयारी है, क्या इसमें मजीद तैयारी हो सकती थी या इसमें टाइम ज़ाया किया या व्हाट्सएवर, जो होना था हो गया। जितने भी आपके पास टाइम अवेलेबल था आपने उसको यूटिलाइज किया। अब ना तो आपके पास मजीद टाइम अवेलेबल है और एक सिंगल डे के अंदर आप इसमें कोई खातिर का इजाफा तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए बजाय ये सोच कर परेशान होने के कि कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, आप अब अपने माइंड को सेटिस्फाइड कर दें और रजामंद हो जाए इस बात के ऊपर कि हाँ भी जितनी भी तैयारी है मोर देन सफिशिएंट है। फिर ये कि आपकी जैसी भी तैयारी है वो तो एक अलग चीज़, अब आपने दूसरों की स्ट्रेस भी नहीं लेनी, क्योंकि कंपैरिजन में स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ा तंग कर रही होती है कि जी मेरी इतनी तैयारी है तो फलां की कितनी तैयारी है, देखो उसके एफएलपी में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं या उसने फलां बुक भी पढ़ी हुई है, पास पेपर्स भी किए हुए हैं। आपका किसी भी सेकंड इंडिविजुअल के साथ कंपैरिजन नहीं है और ना ही आपका किसी के साथ कंपटीशन है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके अपने साथ है, ठीक है। आपने अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है। कोई दूसरा स्टूडेंट उसकी एमडी कैट में सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, उसकी जैसी भी तैयारी है, जैसा भी वो परफॉर्म करता है, इसका आपसे कोई भी कंसर्न नहीं, ठीक है। तो कंपैरिजन करना छोड़ दें, किसी के साथ कंपीट करना छोड़ दें, सिर्फ आपने खुद के साथ कंपीट करना है। तैयारी आपकी जितनी हो गई है बस अब अल्लाह का नाम लेकर आपने एमडी कैट में जो है वो चले जाना है और फिर इंशाल्लाह ये है कि आपका अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे। फिर इसमें ये भी चीज़ होती है कि जो स्टूडेंट्स एक मेंटल सेटिस्फैक्शन या अपनी जहनी तसल्ली का जो एक लेवल अचीव करना चाह रहे होते हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। आप चाह रहे होते हैं कि जी आप इतना बार बार पढ़ें और अपने सिलेबस को अगेन एंड अगेन रिवाइज करें कि आपके दिल से डर खत्म हो जाए या आप इतने ज़्यादा पूरे एतमाद हो जाएं। देखिए ये बार बार पढ़ने से या अगेन एंड अगेन रिवीजन करने से नहीं, बल्कि अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने से ये तसल्ली अचीव होती है, ठीक है ना। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने जानबूझकर, ठीक है, अपने आपके साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी होती है, अपने दिल से डर निकालना होता है, बजाय ये सोच कर परेशान होने के पता नहीं एमडी कैट वाले दिन क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, दुआओं के ऊपर फोकस करें और ये इमेजिन करें कि इंशाल्लाह एमडी कैट वाला दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। सिर्फ ये है कि आपके माइंड में जो डाउट्स आ रहे होते हैं तो वो आपने निकालने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप कोशिश करें कि पॉजिटिव एरियाज के ऊपर फोकस करें, जो आपने इतने महीनों से मेहनत की हुई है, जो टेस्ट आपके अच्छे हुए हैं, आपने जितनी मतलब सिलेबस को रिवाइज किया हुआ है, तो इस किस्म की बातें सोचकर अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएं और आप अपनी जो है वो हिम्मत बढ़ाएं। और यकीन कीजिएगा कि अगर आप ये अपना मेंटल लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं कॉन्फिडेंस को लेकर और अपने दिल से डर निकाल देते हैं, तो ये चीज़ आपको एमडी कैट वाले दिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। फिर ये कि एमडी कैट से पिछले दिन या एमडी कैट से जो लास्ट नाइट है, आप हरगिज़ लेंथी रिवीजन मत करें। अपने सामने वो किताबों का ढेर लगाकर जिस तरह पहले तैयारी करते आए हैं, तो लास्ट नाइट पर ऐसा मत करें। आमतौर पर साइकोलॉजिकली तो यही रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप एमडी कैट से लास्ट नाइट जो है वो या किसी भी बड़े एग्जामिनेशन से लास्ट नाइट हरगिज़ इतना ज़्यादा स्टडी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई ऐसा तो टेस्ट नहीं है जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आप रट्टा लगा रहे हो। ये तो एक मेंटल प्रिपरेशन थी कि एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने किस तरीके से सवालात को जो है वो सही उसका जो आंसर है वो ढूंढना है, तो इसके लिए आपके पास टाइम ऑलरेडी अवेलेबल था। लास्ट नाइट अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो इससे सिर्फ आपकी परेशानी और स्ट्रेस में इजाफा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एमडी कैट वाले दिन जाते हैं तो हरगिज़ अपने साथ कोई नोट्स वगैरह ना लेकर जाएं। उस वक्त ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें, और जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं नोट्स वगैरह के थ्रू या कोई बुक अगर आप अपने साथ लेकर जाते हैं और उसको आप लास्ट मिनट्स तक पढ़ रहे होते हैं, तो इसका आपको एज सच बेनिफिट नहीं होता, उल्टा आप वो परेशानी में ही इजाफा कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम से कबल जो स्टूडेंट्स अपने साथ बुक या नोट वगैरह लेकर जा रहे होते हैं, तो वो जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके अजीब चेहरे के ऊपर जो है एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, जिससे साफ पता चल रहा होता है कि इसकी तैयारी नहीं है और ये आखिरी मिनट तक जोर लगा रहा है। तो ये लास्ट नाइट या लास्ट मिनट तक की जो आपने स्टडी है इसको कम से कम करें, लिमिटेड करें। रिवीजन वैसे भी सिलेक्टिव सा होता है, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आप लास्ट मिनट में थोड़ा सा कोई फार्मूला वगैरह है या कोई ऐसी वैल्यूज है जो सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, तो वो आप पढ़ लें, अदरवाइज लेंथी रिवीजन से अवॉइड करें। और ऐसा टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स तो हरगिज आप ना पढ़ें जो कि आपके फुली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर इसके
बाद एमडी कैट से लास्ट नाइट आपने अपनी नींद का खास तौर पर ख्याल रखना है। हरगिज़ लेट नाइट तक जाकर आपने रिवीजन नहीं करना, ना आपने पढ़ाई करनी है। और जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ना कि रात को 2-3 बजे तक पढ़ा और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ गए, तो ये जो नींद का सैक्रिफाइस है ये आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर लिया होगा। लेकिन लास्ट नाइट ऐसा काम हरगिज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एमडी कैट वाले दिन आपकी नींद सही तरीके से पूरी ना हुई तो आप मेंटली जो है वो फ्रेश और अलर्ट नहीं होंगे। आपका पढ़ा हुआ मटेरियल भी आपको भूल जाने का जो है वो अंदेशा होता है। एग्जाम से लास्ट नाइट आप हरगिज़ जागे मत, बल्कि आप अपनी नींद पूरी करें। और जितना आपने अच्छी नींद ली होगी उतना आपका माइंड जो है वो एक्टिव और अलर्ट होगा। और एमडी कैट वाले दिन आपको अपने इस दिमाग की मुकम्मल फंक्शनैलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए लाजमी तौर पर सो जाइएगा, ठीक है। जो आपका नॉर्मल टाइम है स्लीप का, उससे पहले ही आपने सो जाना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम से लास्ट नाइट आपको जो है वो ड्यू टू पैनिक या ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल थॉट्स जो आपको आ रही होती हैं या स्ट्रेस वगैरह की वजह से नींद ना आ रही हो। दैट्स वाई आप टाइम से पहले सोने की कोशिश करें, और 8-9 घंटे की अगर आप नींद पूरी कर लेते हैं और वक्त पर आप सुबह उठ जाते हैं तो इंशाल्लाह ये होगा कि उस दिन आपका माइंड जो है वो बहुत बेहतरीन तौर पर परफॉर्म करने के काबिल होगा। इसके अलावा वैसे तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट की स्ट्रेस ले रहे हैं या उन्हें लग रहा है कि उनकी तैयारी वगैरह ठीक नहीं है, और अगर आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि आप एमडी कैट जो है वो एब्सेंट हो जाएं, एमडी कैट इस साल वाला ना दें, तो ये काम हरगिज़ मत कीजिएगा। मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हर साल तकरीबन 8% के करीब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमडी कैट में अप्लाई करने के बावजूद उनकी इवन रोल नंबर स्लिप्स भी आ चुकी होती हैं और वो जानबूझकर एब्सेंट हो जाते हैं। और उसमें नंबर 1 रीज़न यही है कि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी तैयारी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, और वो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कि वो एमडी कैट का टेस्ट दे दें और बाद में उनके नंबर अच्छे ना आए, तो वो जो है राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, जो कि हरगिज़ सूटेबल ऑप्शन नहीं है। आपने हरगिज़ एमडी कैट में एब्सेंट कम से कम इस वजह से तो नहीं होना कि जी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी तो कोई मसला नहीं है, जो आपने एमडी कैट में अपीयर होकर उस 3-4 घंटे की ड्यूरेशन में जो सीख लेना है, जो आपको एक्सपीरियंस मिल जाना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप नेक्स्ट ईयर एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं। आपने इतनी तैयारी कर ली है, इतना सफ़र करने के बाद आप अपने फाइनल जो है वो मैदान अमल में नहीं जाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आप एक्सपीरियंस लिए बगैर जो है वो एक नया साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपको फायदा नहीं होगा। एमडी कैट फिर भी दे दें। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है वो एडमिशन नहीं भी लेना होता है या उन्हें अगले साल क्लियर होना होता है, तो वो भी एमडी कैट दे देते हैं। तैयारी ना होने के बावजूद भी एमडी कैट दे देते हैं कि चलो एक्सपीरियंस ही सही, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो ये काम आपने करना है कि एमडी कैट हरगिज़ जो है वो दे दीजिएगा। एब्सेंट आपने बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है एमडी कैट आसान आ जाए, हो सकता है कि उस दिन आप अच्छा परफॉर्म कर जाए, हो सकता है आपकी लक चल जाए और आप जो है वो सिलेक्ट हो जाए, आपके बेहतरीन नंबर आ जाए, तो हु नोज। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि समटाइम्स आपके माइंड में डाउट्स आ रहे होते हैं, आपने तैयारी की हुई होती है लेकिन आपको ज़हनी तसल्ली नहीं मिल रही होती, और ये इनपुट जो है ये इंसान के इख्तियार में होती है। आपने मेहनत की है, अपने तौर पर पूरी एफर्ट की है, लेकिन अब जो आउटपुट है ना उसका आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। यानी कोई भी स्टूडेंट जिसकी चाहे 110% भी प्रिपरेशन हो, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ वो एमडी कैट में जो है वो गारंटीड अच्छे नंबर लेगा और उसकी सिलेक्शन होगी। यहाँ आउटपुट जो है ये अल्लाह ताला के इख्तियार में है, ठीक है। अब आप दुआ करें और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। फिर इसके बाद एग्जाम से लास्ट डे आपने एक काम जरूर करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने के लिए मैंडेटरी हैं, तो वो पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया था। अगर आपने CNIC के थ्रू अप्लाई किया था या बी फॉर्म के थ्रू या पासपोर्ट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट आपने यूज किया था, तो वो वाला डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि वो आपने साथ लेकर जाना है एमडी कैट वाले दिन। दूसरा, एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद हो, वो भी आपने साथ लेकर जानी है। फिर ये कि आपको क्लिपबोर्ड ले जाना होता है, और इसके अलावा आपको ब्लू कलर की बॉल पेंट्स ले जानी होती हैं, और आपको अलाउड होती है कि आप पानी की एक छोटी बोतल ले जाएं। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लें। अगर आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हैं या आपको अपना जो है वो CNIC नहीं मिल रहा, तो ये परेशानी का बायस बन सकता है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये माइंड गेम होती है और आपने अपने आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाना होता है। तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आपको एमडी कैट वाले दिन जब आपने निकलना है तो 1 मिनट का भी आपका जो है वक्त ज़ाया ना हो। फिर एमडी कैट वाले दिन आपने सुबह नाश्ता लाजमी करना है, ठीक है। आपने टाइम पर उठना है और नाश्ता लाजमी करना है। नाश्ते में ये कि बहुत हैवी नाश्ता मत कीजिएगा, और ना ही इतना लाइट नाश्ता आपने करना है कि आपको जो है वो 2 घंटे बाद फिर भूख लगी हो, क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स, आपको बेहतर पता होगा कि आपकी स्टमक का जो है वो आपकी ब्रेन के साथ कनेक्शन है, और अगर आप खाली पेट जाकर लड़ते हैं तो ऐसे केस में जो है वो उस तरीके से आपका माइंड परफॉर्म नहीं कर सकेगा। एक मुनासिब नाश्ता आपने किया होगा तो वो जो एनर्जी दरकार होगी आपके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एमडी कैट के दौरान, तो वो एनर्जी आपके फूड से मुहैया होगी। लिहाजा नाश्ता लाजमी तौर पर करके जाइएगा, लेकिन बहुत हैवी नाश्ता करने से अवॉइड करें क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद ये कि एमडी कैट के लिए आपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पर पहुंचना है, और मुख्तलिफ एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो हिदायत जारी की जा रही हैं, खासतौर पर UHS की अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर सुबह 8 बजे ओपन कर दिया जाएगा और 9 बजे ये क्लोज हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। बेशक एमडी कैट का टेस्ट जो है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होना है, लेकिन 9 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर को सील कर दिया जाएगा। आपने 8 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान हर सूरत अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। इसके लिए टाइम से पहले आपने घर से निकलना है, और अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से मिसाल के तौर पर 10 मिनट दूर है तो आप हरगिज़ 10 मिनट पहले मत निकलें, ठीक है ना। आपने बल्कि 20 मिनट या आधा घंटा कबल निकल जाना है, ताकि किसी किस्म का आप रिस्क ना लें, कोई आपको इसमें मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा, और आपने टाइम पर हरगिज़ पहुंचने की कोशिश करनी है। 8 से 9 ये टाइम है, इस दौरान आप लाजमी पहुंचिएगा। फिर ये कि जितना जल्दी आप पहुंचते हैं साइकोलॉजिकली आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि कम रश में अगर आप पहुंचेंगे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आते जाएंगे, और आप जो कि पहले से मौजूद होंगे तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी। बजाय कि आप बिल्कुल लास्ट मिनट पे पहुंचे और इतना ज़्यादा रश देकर ऑब्वियसली आपको एक वो अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। फिर वहाँ पर हर चेहरे
चेहरा जो है वो आपको अजीबोगरीब तासुर दे रहा होगा। तो वक्त पर पहुंचना जो है ये ज़्यादा बेटर है। आप पहले पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपके एतमाद में इजाफा होगा। और हरगिज़ लेट मत होइएगा, क्योंकि 1 मिनट भी अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो जो एक हड़बड़ाहट सी आपके ऊपर तारी हो चुकी होती है कि हाय पता नहीं मुझे एंटर होने देंगे या नहीं, या पता नहीं मैं लेट हो गया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, तो ये चीज़ आपको मेंटली नुकसान पहुंचाती है। लेट मत होइएगा, टाइम पर आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाना है। सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको मुकम्मल तौर पर हिदायत दी जाएंगी कि आपने कौन से रूम में जाना है, कौन सा आपका सीट है। सीट के ऊपर भी आपका नंबर वगैरह रोल नंबर मेंशन होगा, तो आप कंफर्टेबली अपनी सीट के ऊपर मौजूद हों। वहाँ जो इन्विजिलेशन स्टाफ है ये आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो तावन करेंगे, ये आपको तमाम तरह हिदायत भी बताएंगे। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन उनसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये आपको तमाम तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही टेस्ट का टाइम स्टार्ट होता है ठीक 10 बजे, तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन बुक दी जाएगी और इसके अलावा आपको आंसर शीट यानी बबल शीट दी जाएगी, और बबल शीट के साथ अटैच होगी कार्बन कॉपी। आपने अभी उसको डिटैच नहीं करना, उसकी डिटैचमेंट होती है एट द एंड ऑफ द पेपर, ठीक है। कार्बन कॉपी लगी होने से फिर ये होगा कि आप बॉल पॉइंट के थ्रू जो भी आंसर मार्क करेंगे, जो भी बबल फिल करेंगे, तो उसका इंप्रेशन जो है वो कार्बन कॉपी के ऊपर आ जाएगा। और फिर इसी कार्बन कॉपी के थ्रू आपने शाम को जब आंसर की अपलोड हो जाती है तो उसके थ्रू आपने सेल्फ स्कोरिंग करनी होती है। फिर ये कि आपने जो आंसर शीट है प्लस ये कि आपका जो क्वेश्चन बुक है, दोनों के ऊपर गिवन स्पेस पर आपने सिग्नेचर भी करने होते हैं और आपने रोल नंबर भी मेंशन करना होता है। और यूएचएस की तरफ से भी एमडी कैट की जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो उसमें बताया गया है कि एमडी कैट का टेस्ट सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक कंडक्ट होगा, और एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये सुबह 8 बजे ओपन होगा और 9 बजे ये क्लोज कर दिया जाएगा। इसलिए आपने 8 से 9 बजे के दरमियान लाजमी तौर पर पहुंच जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं उनमें शामिल हैं या तो आपका ओरिजिनल सीएनआईसी होगा, या नाइकोप, या जुवेनाइल कार्ड, या पासपोर्ट, या बी फॉर्म, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था वो आपने ओरिजिनल लेकर जाना है। फिर ये कि आपका एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट होगा, और आपने एक अदद क्लीन और ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेकर जाना है। इसके अलावा 2 अदद ब्लू कलर की बॉल पॉइंट पेन्स और पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल, जेल पेन, इंक पेन वगैरह आपको अलाउड नहीं होंगे, और एक अदद हाफ लीटर आपको ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग वाटर की बोतल ले जाने की परमिशन होगी। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ लेकर जानी है। और अगर कोई स्टूडेंट अपना ओरिजिनल सीएनआईसी या पासपोर्ट या जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू उसने अप्लाई किया था, फॉर एग्जांपल बी फॉर्म वगैरह, और एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट अपने साथ नहीं लेकर जाता, तो ऐसे केस में उसे एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है कि एमडी कैट में अप्लाई करते हुए ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके नेम या फादर नेम या सीएनआईसी नंबर या फोटोग्राफ के अंदर किसी किस्म की मिस्टेक थी, तो ऐसे केस में उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर जानी होगी, और इसमें शामिल है या तो आपका सीएनआईसी या पासपोर्ट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो इस बात को लेकर परेशान थे कि जी उनके नेम के अंदर या सीएनआईसी या फादर नेम या किसी भी जगह पर कोई मिस्टेक अगर आ गई हुई थी, तो उसका सोल्यूशन दे दिया गया है कि आपने कोई फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। वो चाहे तो आपका सीएनआईसी हो सकता है या आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट या पासपोर्ट वगैरह, तो उसके थ्रू होगा ये कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएगी और फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने दिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर जो अपना रोल नंबर मेंशन करना है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इस किस्म का एक बॉक्स दिया गया होगा और आपके रोल नंबर के जो भी डिजिट्स हैं आपने अकॉर्डिंगली उसके मुतालिका जो बबल है वो फिल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 11000841, तो ऐसे केस में पहले वो 1 की बबल फिल करेगा, फिर 1 की, उसके बाद 00, फिर 8, 4 और 1। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने रोल नंबर की बबल जो है वो एक्यूरेटली फिल करनी है, इसमें किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद एमडी कैट के टेस्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एट द स्टार्ट ऑफ द पेपर, वो ये कि आपने क्वेश्चन पेपर का जो कोड है यानी जो पेपर आईडी होती है वो आपने एक्जैक्टली फिल करनी है। ख्याल रहे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 की जो बबल है इससे भी ऊपर क्वेश्चन आईडी होता है। क्वेश्चन आईडी से मुराद ये होता है कि चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, तो नकल से बचने के लिए जो क्वेश्चन बुक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी सवालात एक जैसे होते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। अब आपको जिस किस्म की भी कलर कोड की क्वेश्चन बुक दी गई है उसकी एक मखसूस आईडी होगी। अब वो जो आईडी है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होती है, उसी के मुताबिक आपने अपनी बबल शीट के ऊपर जो क्वेश्चन आईडी की सबसे नंबर 1 पर बबल्स मौजूद हैं तो उनमें से रेलेवेंट बबल फिल करनी है। ये एहतियात से फिल कीजिएगा, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आपने वहां पर इन्विजिलेशन स्टाफ से पूछ लेना है। वैसे वो आपको क्वेश्चन आईडी से मुतल्लिक वहां पर हिदायत भी दे देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे सारा कुछ कि आपने कैसे फिल करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आईडी गलत फिल कर देते हैं, ऐसे केस में चूंकि क्वेश्चंस का सीक्वेंस डिफरेंट होता है, तो आप जो भी बेशक आंसर अपने ठीक भी लगा देंगे बबल शीट के ऊपर, लेकिन वो जब चेकिंग एक डिफरेंट क्वेश्चन आईडी के थ्रू होगी तो आपका पूरे का पूरा पेपर गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आईडी आपने बहुत एक्यूरेटली फिल करनी है और एक्जैक्टली वही वाली आपने आईडी फिल करनी है बबल जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन होगी। और क्वेश्चन आईडी जैसे ही आप फिल करते हैं वो ए हो सकती है, बी, सी या डी। तो उसके बाद जो आपने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं, तो ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पैरेलल जो बबल्स होंगे तो यहां से फिर आपने ऑनवर्ड्स अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करने हैं। फिर जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि शुरू वाले ही आप सवालात पढ़ें और वो आपको मुश्किल और लेंथी लगे, तो इस बात को लेकर आपने हर किसी कंफ्यूज नहीं होना है। चूंकि एमडी कैट का जो सिलेबस है उसमें डिफिकल्टी इंडेक्स दिया गया है जिसके मुताबिक आपके सिर्फ 20% जो क्वेश्चन हैं वो हार्ड लेवल के होंगे, 60% मॉडरेट हैं और 20% ईजी क्वेश्चन होंगे। तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं या मुख्तलिफ जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से डिफिकल्टी इंडेक्स यही वाला फॉलो होगा। तो हरगिज़ आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जिस साल पेपर बहुत मुश्किल बन गया है वो डिफिकल्टी इंडेक्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाएगा। आमतौर पर होता है कि जानबूझकर सवाल स्टार्ट में मुश्किल रख दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की वो जो एक नर्वसनेस की एक कैपेबिलिटी होती है कि खुद की स्ट्रेस को कैसे आपने कंट्रोल करना है, तो इसकी जजमेंट की जा सके, आपने वो वाले सवाल स्किप कर देने होते हैं। और वैसे भी फॉर्मूला ये होता है कि कभी भी मुश्किल सवाल जो है वो स्टार्ट में अटेम्प्ट ना करें, कभी भी मुश्किल सब्जेक्ट को आपने शुरू में अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे फिजिक्स वगैरह में अक्सर न्यूमेरिकल्स होते हैं तो आपने फिजिक्स को स्टार्ट में अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि एमडी कैट का तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले बायोलॉजी को पकड़ें।
बायोलॉजी में अक्सर बुकिश लाइन्स होती हैं, उसमें रटे वाले सवालात आ रहे होते हैं और वो ईज़ी होता है और बायो के एमसीक्यूज़ आप बड़े ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले बायो कीजिएगा। उसके बाद आपकी चॉइस है केमिस्ट्री कर लें या इंग्लिश कर लें और सबसे एंड पर फिर आपने करनी होती है फिजिक्स। ये तरीकाकार अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो उससे होगा ये कि शुरू में जो एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन आ रही होती है ना स्टूडेंट्स को, तो आप जब ईज़ी सवालात अटेम्प्ट करेंगे बायोलॉजी के, तो उससे होगा ये कि आप एक फ्लो में आ जाओगे, आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएँगे और बाद में अगर आप मुश्किल सवालात को अटेम्प्ट करते भी हैं, तो इंशाल्लाह तब तक आप एक बेटर मेंटल पोजीशन पर मौजूद होंगे कि आप उन मुश्किल सवालात को टैकल कर सकेंगे। इसलिए बायोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश या केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, और इसको ईएमडी एनालिसिस कहा जाता है कि सबसे पहले आसान सवालात करें, फिर उसके बाद मीडियम करें और उसके बाद डिफिकल्ट करें। और इवन अगर आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट भी पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने बायोलॉजी के सारे सवालात अटेम्प्ट करके फिर ही अगले सब्जेक्ट पे मूव करना है। अगर बायो के कुछ 5-7 एमसीक्यूज ऐसे रह जाते हैं जो मुश्किल हैं, तो उन्हें बेशक आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आपने जब चारों सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर लिया और उसके ईजी सवालात आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो आपके मोस्टली एमसीक्यूज तो कवर हो चुके हैं और ईजी सवालात अटेम्प्ट करने में वैसे भी बड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर रिमेनिंग होगा ये कि आपके चंद एक मुश्किल लेवल के सवालात होंगे और उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास काफी ज्यादा टाइम अवेलेबल होगा। इसलिए ईजी क्वेश्चन सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करने हैं और एट द एंड ऑफ द पेपर आपने मुश्किल सवालात को अटेम्प्ट करना है। जब आपके पास सारा रिमेनिंग टाइम और टोटल एनर्जी बची ही उन चंद एक मुश्किल सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए होगी, तो इंशाल्लाह आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। और एमडी कैट के दौरान आप मिस्टेक्स करने से हर मुमकिन अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करें कि कोई ऐसी सिली किस्म की मिस्टेक्स ना हो, कोई ब्लंडर ना हो। आपने क्वेश्चंस की अरेंजमेंट खराब नहीं करनी और हरगिज एक ये मत कीजिएगा कि आपने कोई सवाल अटेम्प्ट किया, आपको पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो आंसर सी है और आप बबल शीट पर गए और आप एक सीक्वेंस में जो है वो बबल अटेम्प्ट करना शुरू कर गए, फिल करना शुरू हो गए। ये काम मत कीजिएगा, बल्कि आपने हर क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसकी राइट ऑप्शन पर आप पहुंच गए, तो जब आप बबल शीट पर जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर को मैच जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट किया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अगेंस्ट ही आपने बबल को फिल करना है। बात स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को रीड नहीं करते और वो एक सीक्वेंस में बबल्स को फिल करना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे केस में मिस्टेक्स का अंदेशा होता है। मेक श्योर कीजिएगा, ठीक है। और इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 13, उसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, तो आप अपने मुंह में रिपीट करते जाएं 13C 13C 13C, और जब आप बबल शीट पे जाएंगे तो बबल शीट पे 13 और उसके सामने सी को आप अटेम्प्ट कर लें। तो एक सिंपल तरीकाकार होता है जिसमें आपको भूलने का अंदेशा नहीं होता है। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हरगिज जरूरत से ज्यादा दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होती है आपको, आपके पास फिर भी सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है। अगर आप देखें कि एक एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम अवेलेबल है। आपने 3.5 घंटे यानी 210 मिनट्स में 200 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो ये नर्वसनेस से बचिएगा। आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। समटाइम्स आपने क्वेश्चन को उस तरीके से जो उसका टाइम का हक होता है वो आपने अदा नहीं किया होता, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता, या आप अभी डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं इसकी राइट ऑप्शन ये वाली है या नहीं है, तो आप फौरन से उसकी बबल फिल कर देते हैं। तो इतनी भी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, आप तसल्ली कर लीजिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो बबल आप फिल करने लगे हैं तो वाकई में वही वाला आंसर है। तो इस किस्म की अगर आप छोटी छोटी मिस्टेक से बच जाते हैं तो ये आपको जाहिर है फायदा देगा। आपके एक एक नंबर बहुत कीमती होता है और अगर आप जल्दबाजी में अपने एमसीक्यूज गलत कर देते हैं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर इसके अलावा ये कि आपने जो आपकी आंसर शीट है तो उसको बचा कर रखना है। अगर आप पानी वगैरह पीने लगते हैं तो हरगिज़ उसके ऊपर आपने पानी नहीं गिरने देना। फिर अगर आपको पसीना वगैरह आता है तो उससे भी आपने अपनी बबल शीट को जो है वो गीला होने से बचाना है, क्योंकि आपकी बबल शीट जो एक मरतबा आपको मिल जाती है तो ये बाद में रिप्लेस नहीं होगी। और टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए अगर आपको लगता है कि आपने कोई 1-2 एमसीक्यूज गलत कर दिए हैं तो हरगिज़ उसकी बुनियाद पर आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी है या आपने उसकी वजह से अपने आप को नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करना है। उसकी वजह यह है कि एमडी कैट में आपके पास फिर भी इनफ एमसीक्यूज का मार्जिन अवेलेबल होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी स्टूडेंट के खुदा न खास्ता 10 एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं तो स्टिल वो 95% अचीव करने के काबिल हो जाएगा और इतनी परसेंटेज आपको मेरे ख्याल है किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए सफिशिएंट है। 95% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं एमडी कैट में तो इट मींस कि आपका एडमिशन कंफर्म है। तो आप ये मार्जिन थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप अपने आप को इतना ज्यादा भी जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो कैद ना कर लीजिएगा, बल्कि आपको पता होगा यार चलो 2-4 एमसीक्यूज गलत हो भी जाते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। ये आपने कम से कम इतना मार्जिन अपने ज़हन में रखकर जाना है। फिर ये कि आपने एमडी कैट में जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी एमसीक्यू आपने अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द पेपर थोड़ा सा भी टाइम अवेलेबल है तो आप रैंडमली भी अगर आपको बबल फिल करनी पड़ती है तो कर दीजिएगा। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अगर आपका सवाल गलत भी हो जाता है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप खाली छोड़ के आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो ऐसे केस में तो फिर समझे कि वो किसी तौर पर आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला। आप रैंडमली भी अगर मिसाल के तौर पर बबल फिल कराते हैं तो 25% चांसेस आपके पास होते हैं कि वो आपका आंसर ठीक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि टाइम आपका प्रॉपर्ली मैनेज हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आखिरी 1-2 मिनट अवेलेबल है और आपके पास जितने भी एमसीक्यूज अनअटेम्प्टेड हैं तो रैंडमली बबल फिल करके आइएगा। और ऐसे केस में जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शंस होती हैं वो या तो बी होती है या सी होती है, ठीक है। अगर आपने रैंडम गैस लगाना हुआ तो बी या सी के ऑप्शन को ही सिलेक्ट कीजिएगा। फिर अगर आपको कोई सवाल बिल्कुल ही नहीं आता, यानी आपको लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं हुआ या आउट ऑफ सिलेबस में से कोई जो है वो आ गया हुआ एमसीक्यूज, तो ऐसे केस में आपने ये करना है उसका एजुकेटेड गैस लगाना होता है। एजुकेटेड गैस में ये होता है कि जो चारों ऑप्शंस हैं तो उसका आप एनालिसिस करें, चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से आप रीड करें। आपको लगता है ना कि कोई एक ऑप्शन बिल्कुल ही बोंगी सी है और एमी जो है वो खाना पूरी के लिए ऐड की हुई है तो उसको आप क्रॉस कर दें। ऐसे केस में होगा ये कि अगर आप एक ऑप्शन भी माइनस कर देते हैं तो पीछे आपके पास 3 ऑप्शन बच जाएंगे और अब अगर आप रैंडम गैस भी लगाते हैं तो आपके 33% चांसेस होंगे क्वेश्चन ठीक होने के। फिर अगर आप मजीद गौर फिक्र करके एक और ऑप्शन रिमूव कर देते हैं जो कि आपको लगता है कि ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकती, फिर 2 ऑप्शन अगर आपके पास बच जाते हैं तो ऐसे केस में आपका वो वाला सवाल ठीक होने के 50% चांसेस होंगे, बेशक अगर आप गैस भी लगा लेते हैं। तो इसे एजुकेटेड गैस का नाम देते हैं कि अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो आपने अकड़ बकड़ बम्बे बो नहीं करना, बल्कि आपने ये करना है कि चारों ऑप्शंस का प्रॉपर एनालिसिस करके अगर आप 1 या 2 ऑप्शंस माइनस कर देते हैं उसके बाद अगर आप आंसर लगाते भी हैं तो आपके आंसर के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कैंडिडेट
कैंडिडेट्स ने बबल शीट के ऊपर सर्कल्स को फिल करना होता है और सर्कल फिल करने का एग्जैक्ट तरीका यह है कि पहले आप कॉर्नर्स को फिल करें और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आपने सेंटर में आना है और हरगिज़ आपने एक से ज़्यादा बबल्स को फिल नहीं करना है। ऐसे केस में आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा। आपने हरगिज़ किसी बबल को जो है वो फिल करने के बाद इस तरह क्रॉस वगैरह करेंगे या इनकम्प्लीटली फिल्ड अगर आपकी बबल होगी तो चूंकि ये कंप्यूटराइज स्कैनिंग के थ्रू इसकी चेकिंग होती है तो ऐसे केस में आपका वो वाला सवाल गलत कंसीडर होगा। इसलिए कोशिश करें कि आपने इस किस्म की गलत किस्म की बबल्स की फिलिंग नहीं करनी बल्कि एक्यूरेटली फिलिंग कीजिएगा। तो इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की बॉल पॉइंट पेन के थ्रू ही अपनी जो है वो बबल्स को फिल करना है। और जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तो आपने रिस्पॉन्स फॉर्म और उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन कॉपी होगी वो आपने डिटैच नहीं करनी है। जब पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने ऊपर वाला जो रिस्पॉन्स फॉर्म है ओरिजिनल वो आपने दे देना है इन्विजिलेशन स्टाफ को और जो कार्बन कॉपी है वो आप अपने साथ ले आएंगे। फिर इसके अलावा ये कि टेस्ट के दौरान आपकी 2 मरतबा अटेंडेंस भी होगी। एक मरतबा आपकी अटेंडेंस होगी बिल्कुल टेस्ट स्टार्ट होते वक्त और दूसरी मरतबा आपकी अटेंडेंस होगी जब आपका पेपर खत्म होने वाला होगा। इसके अलावा रफ वर्क आपने हरगिज रिस्पॉन्स फॉर्म यानी बबल शीट के ऊपर नहीं करना बल्कि क्वेश्चन पेपर के साथ आपके लिए स्पेस अवेलेबल होगी और आपने ब्लैंक पेज के ऊपर ही रफ वर्क करना है। इस बार यूएचएस की तरफ से 10 सितंबर की ही शाम को आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी और उसके थ्रू आप अपनी सेल्फ स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर ये कि अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था या किसी में कोई ऐसा प्रॉब्लम था तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आप 10 सितंबर की शाम 6 बजे से पहले MDCAT 2023@uhs.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि एक मरतबा जब आंसर की अपलोड हो जाती है तो उसके बाद फिर वो एक नया मसला खड़ा हो जाता है कि जी वो फलां सवाल आउट ऑफ सिलेबस था या उसमें कोई ऑप्शंस के अंदर कोई मिस्टेक थी या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि MDCAT का टेस्ट जैसे कंप्लीट होता है अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सवाल ऐसा लगता है जो कि ठीक नहीं था तो वो आप याद कर लें, उसका एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर आप याद कर लें। तो उसके बाद फिर आपने करना है कि शाम 6 बजे से पहले दिए गए ईमेल आईडी पर आपने ईमेल करके बता देना है, मुतल्लिका अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई ये वाला सवाल है इसको रिकंसिडर करें। और अगर ऐसा होता है कि कोई सवाल इस किस्म का वाकई में पता चल जाता है कि भाई ये ठीक नहीं था या उसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो ठीक थी या ऑप्शन के अंदर कोई गड़बड़ थी या मिसाल के तौर पर आउट ऑफ सिलेबस था तो ऐसे केस में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को उसका ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। इस बार जैसे ही आंसर की अपलोड होती है तो उससे स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्कोरिंग कर सकते हैं और फिर होगा ये कि पीएमडीसी की तरफ से MDCAT का टेस्ट कंडक्ट होने के तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और फिर जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो फिर होगा ये कि अगले मरहले में फॉरन से ही तमाम जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं इनकी तरफ से एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं। पंजाब में यूएचएस की तरफ से, इसी तरीके से KPK में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से और तमाम जो दूसरे सूबे हैं ये अपने अपने मुतल्लिका जो मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनके एडमिशन ओपन कर देंगे। फिर तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MDCAT का टेस्ट दिया होगा, पास किया होगा तो वो फिर पहले मरहले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद होगा ये कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन भी ऑब्वियसली अभी भी ओपन है लेकिन आप बाद में उनमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन है ये इवन दिसंबर तक चलते रहते हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है। आप पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि आपका मेरिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हो सके। बाकी इंशाल्लाह चैनल पर जैसे जैसे एडमिशन ओपन होते जाएंगे तो आपको मुकम्मल वीडियोस बनाकर गाइड करते जाएंगे। यूएचएस अपना एडमिशन ओपन करती है या नम्स की तरफ से या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन से मुताल्लिक भी तमाम तरह गाइडेंस फराहम करते जाएंगे। फिर ये कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से भी वीडियोस बनाएंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी वीडियोस बनेंगी। तो इंशाल्लाह तमाम तरह जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन से मुताल्लिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करेंगे जैसे कि पिछले सालों में भी करते आ रहे हैं। बाकी हमारी तरफ से आप सब के लिए MDCAT के लिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको बड़ी बड़ी कामयाबियों से हमकिनार करे। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह पाक आपके दिल में तसल्ली नाजिल करे और आपको MDCAT वाले दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो शो करने की तौफीक दे। फिर इसमें यह भी है कि हार जीत भी ज़ाहिर मैटर करती है लेकिन इससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपने फाइट कैसे की है। अगर आपने ये 3-4 महीने वाकई में मेहनत की है और आप MDCAT वाले दिन अपनी पूरी एफर्ट करते हैं उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आपके नसीब में एडमिशन नहीं भी लिखा हुआ लेकिन कम से कम आपको इतनी तसल्ली जरूर होगी कि आपने अपना 100% दिया है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जब आप फाइट करके मैच हार भी जाते हैं ना कम से कम आपको दुख नहीं होता, आपको रिग्रेट नहीं होता और आप दोबारा कोशिश करने के लिए पुरज़म होते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने फाइट अपनी तरफ से पूरी करनी है और उसके बाद फिर आपने नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना होता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियां फरमाए और दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट भी वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे।